गोरी, जिस दिन पकड़ी जाओगी बहुत पिटोगी। ना ना कालू, देख लेना, मुझे तो कोई भी नहीं पहचान पाएगा। ऐसा कहकर गोरी अपने सर पर जाली सफेद बाल लगाती है, पंख में डंडा पकड़ती है और आंखों पर काली ऐनक लगाकर घर से बाहर निकल जाती है। वो एक घर का दरवाजा बजाती है। कोई है, मुझ गरीब पक्षी की मदद करो, मुझे खाने के लिए कोई भोजन दे दो। उस घर से चाचा कबूतर बाहर आता है। बूढ़ी कवि माँ जी, मेरे पास यही मीठा फल था, आप ही ले लें। जीते रहो बेटा कबूतर, तुम तो बहुत अच्छे हो जो मुझ गरीब को एक मीठा फल दे दिया। गौरी कवि वो फल उठाकर वहाँ से भाग जाती है। बूढ़ी कवि है मगर जवान कौवों की तरह उड़ रही है, सेहतमंद है ना, इसीलिए। गौरी कवि नदी के पास जाती है। एक पेड़ की ठंडी छांव के नीचे बैठकर वो मीठा फल खा लेती है। गुड़िया बेटी, मैंने दाना लेने जाना है, आप जल्दी से सो जाओ। मम्मा मुझे नींद नहीं आ रही, मैं कैसे सो जाऊं? बेटी गुड़िया, मैं क्या करूं, मैं अकेली हूँ, अगर कोई और होता तो मैं आपको उसके पास बैठाकर दाना लेने चली जाती। गौरी कवि भी फल खाकर फिर से जंगल की ओर उड़ती है। कोई है इस घर में, मुझे गरीब कवि को भोजन दो, मैं भूख से मरती हूँ। चिड़िया अपने घर से बाहर आती है। बूढ़ी कवि माँ जी, मेरे पास दाना तो नहीं है, मैं क्या दूँ आपको? बेटी चिड़िया, मुझे भूख लगी है, मेरा एक पोता भी घर में है, मुझे कहीं से दाना दो, मैं काम नहीं कर सकती। बूढ़ी कवि माँ जी, मेरी बेटी घर में अकेली है, आप थोड़ी देर मेरी बेटी का ख्याल रख लें, मैं दाना लेने चाहती हूँ, आपके लिए भी दाना लाऊंगी और अपने लिए भी। वो बूढ़ी कवि मान जाती है। चिड़िया उसे अपने घर के अंदर ले जाती है और फिर चिड़िया खुद दाना लेने चली जाती है। छोटी चिड़िया बेटी, अपनी ये कैंडी मुझे दे दो। कवि की बात सुनकर गुड़िया हंसने लग जाती है। दादी कवि, ये जो कैंडी होती है ना, बच्चे खाते हैं, बूढ़े नहीं खाते। गुड़िया, अगर तुम मुझे कैंडी दोगी तो मैं तुम्हारे साथ खेल लूंगी। दादी, आप तो बूढ़ी हो, आप कैसे खेलोगी मेरे साथ? पहले मुझे ये कैंडी दो, फिर बताऊंगी कि मैं कैसे खेलूंगी तुम्हारे साथ। गुड़िया अपनी वो कैंडी गौरी कवि को दे देती है। गौरी कवि मजे मजे से वो कैंडी खा लेती है। मजा आ गया, चल बेटी बता, तब खेलते हैं, मैं तुझे उस ऊंची अलमारी से छलांग लगाकर दिखाऊं। फिर गौरी कवि उस ऊंची अलमारी से छलांगे लगाकर गुड़िया को दिखाती है। दाना तो मिल गया, उस बूढ़ी माँ के लिए भी और अपने लिए भी। अब मुझे घर जाना होगा। चिड़िया वो दाना लेकर अपने घर आ जाती है। बूढ़ी माँ जी, ये ले, ये दाना आपका और ये दाना आपके पोते का। शुक्रिया चिड़िया बेटी, जो तुमने मुझे गरीब पर दया की। बूढ़ी माँ जी, आप कल फिर मेरे घर आ जाना, आप मेरी बेटी का ध्यान रखना और मैं आपके लिए दाना लेकर आऊंगी। ठीक है चिड़िया बेटी, मैं ठीक समय पर पहुंच जाऊंगी। फिर गौरी अपने घर चली जाती है। कालू, ये वाला दाना मैं चिड़िया से अपने पोते का कहकर ले आई हूँ। बन गई, इसका मतलब चिड़िया फिर से उल्लू बन गई। कौवा और कवि वो दाना खाने लग जाते हैं। दाना खाने के बाद वो कवि आराम से सो जाते हैं। मम्मा, उस कवि दादी ने मेरे साथ खेला भी था। बेटी गुड़िया, वो कवि माँ जी तो उड़ती बहुत मुश्किल से है, वो कैसे आपके साथ खेल सकती है? मम्मा, मैं तो खुद हैरान थी, वो बूढ़ी कवि माँ जी मुझे अलमारी से छलांगे लगा कर दिखा रही थी। ऐसा कैसे हो सकता है? उस अलमारी से तो बेटा मैं भी छलांग नहीं लगा सकती, वो बूढ़ी कवि कैसे हो सकती है? ऐसे चिड़िया और उसकी बेटी बातें करते हैं।
फिर दूसरे दिन गौरी कभी वही बाल लगाती, ऐनक पहनकर, बगल में डंडा लेकर घर से बाहर निकलती है। गौरी कभी चिड़िया के घर पहुंच जाती है। जाओ जाओ बेटी, बेफिक्र होकर जाओ, मैं तुम्हारी बेटी का ख्याल रखूंगी। बूढ़ी कभी माँ जी, आप मेरी बेटी का अच्छे से ध्यान रखना। अरे बेटी तुम बेफिक्र होकर जाओ, पर आज मेरे लिए एक मीठा फल लेकर आना। मेरे दांत में दर्द है, दाना मुझसे खाया नहीं जाएगा। ठीक है माँ जी, मैं ले आऊंगी। और मेरे पोते का भी ना भूलना। चिड़िया वहाँ से चली जाती है। वो सीधा मीठे फल वाले पेड़ की तरफ जाती है। बेटी गुड़िया, आज नहीं खेलोगी मेरे साथ? बूढ़ी माँ जी, मम्मा ने मना किया था कि मैं आपको तंग ना करूं। बेटी गुड़िया, मेरा तो अपना खेलने को दिल कर रहा है। बूढ़ी माँ जी, क्या आप आज फिर मुझे उस अलमारी से छलांग लगाकर दिखाओगी? हाँ हाँ, क्यों नहीं। गौरी कभी फिर से अलमारी से छलांगे लगाने लगती है। जब रानो चिड़िया वापस आती है, गौरी कभी उससे मीठे 2 फल लेती है और अपने घर वापस चली जाती है। कालू कालू, अब तो मैं रोजाना उस छोटी चिड़िया को उल्लू बनाया करूंगी, उससे मीठा फल लेके आया करूंगी। गौरी, ये थोड़ा थोड़ा खाने से अच्छा है हम एक बार ज्यादा ही खा लेते हैं। वो कैसे कालू जी? और ऐसे, जब वो चिड़िया अपनी बेटी को तुम्हारे पास छोड़कर जाए तो तुम उसकी बेटी को पहाड़ों पर ले आना और मैं पहाड़ों पर चील दी को ले आऊंगा और फिर हम चिड़िया की उस बेटी को चील दी के पास बेच देंगे, है ना कालू जी? यही प्लान बनाया है ना? हाँ हाँ, मैं भी यही कहने वाला था। ये काम तो कालू बहुत आसान है, मिनटों में करेगी तुम्हारी गौरी। मम्मा मैं सच कह रही हूँ, वो वाली बूढ़ी माँ जी बहुत शक्तिशाली है। वो अलमारी पर छलांगे भी लगाती है और पीछे से उड़कर भी दिखाती है। कमाल है भाई, उस बुढ़िया ने तो हद कर दी है। मैं आज खुद पूछूंगी उससे। गौरी कभी फिर रानो चिड़िया के घर आती है। बूढ़ी माँ जी गुड़िया बता रही है कि आप पीछे की तरफ उड़ सकती हो और फिर अलमारी से छलांगे भी लगाती हो। मजाक कर रही है छोटी गुड़िया बेटी। मगर दादी कभी कल आपने ये सब किया तो था, मैं क्यों करूँगी मजाक? कहाँ बेटी चिड़िया, मुझ में इतनी हिम्मत होती तो अपना दाना ना ढूंढ कर खा लेती। फिर चिड़िया गुड़िया की बात को झूठ समझकर अपना दाना लेने चली जाती है। बेटी गुड़िया, आज तुमने अपनी मम्मा को क्यों बताया? वो तो मुझ पे शक करेंगी। बस आज के बाद मैं तुम्हारे साथ नहीं खेला करूँगी। सॉरी दादी कभी, आप मुझसे खेले ना। ठीक है, चलो आज मैं तुझे पहाड़ की चोटी पर से छलांग लगा कर दिखाती हूँ। सच? क्या सच दादी? आप वाकई में ऐसा करने वाली है? तो और क्या, तू चल मेरे साथ। फिर वो गौरी कभी गुड़िया को अपने साथ लेकर बाहर निकल जाती है। चील दी, बड़ा नरम नरम मांस होगा उस चिड़िया का, खाकर बड़ा मजा आएगा तुम्हें। ठीक है, अगर तुम मुझे वो चिड़िया ला कर दोगे तो मैं तुम्हें पूरी 1 बोरी दानों की दूंगी। फिर कौवा चील दी को लेकर पहाड़ों पर आ जाता है। कबूतर भैया, ये बूढ़ी कभी इतना तेजी से मेरी गुड़िया बेटी को कहाँ लेकर जा रही है? हाँ, ये बूढ़ी कभी मेरे घर में भी आई थी, दाना मांग रही थी मुझसे। चिड़िया और कबूतर जल्दी से उड़ते हैं। वो गौरी को जाकर रोक लेते हैं। बूढ़ी माँ जी, तुम मेरी बेटी गुड़िया को कहाँ लेकर जा रही हो? मम्मा हम पहाड़ों पर खेलने जा रहे हैं। बूढ़ी माँ जी ने वहाँ पर छलांग लगानी है। कबूतर तेजी से आगे बढ़ता है। वो गौरी के सर से सफेद बाल उतार देता है। तुम तो गौरी हो। ये गौरी की बच्ची हमें कब से पागल बना रही है। चिड़िया, मुझे माफ कर दो प्लीज, मुझे मत मारना।
फिर कबूतर और चिड़िया खूब गोरी कौवे की पिटाई करते हैं। गोरी कौवे किसी न किसी तरह अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग जाती है। देखा मम्मा, मैंने कहा था ना कि दादी कौवी बहुत तेज उड़ती है। गुड़िया की ये बात सुनकर कबूतर और चिड़िया एक दूसरे को देखकर हंसने लग जाते हैं। ये गोरी बीना आए रोज नया तमाशा बनाती है। मेहनत करके तो खाना नहीं इन दोनों ने। मम्मा मेरे गले में बहुत दर्द हो रहा है। मेरे गले में सूजन हो गई है। बेटी गुड़िया, कल तक तो आपका गला बिल्कुल ठीक था। अभी अभी क्या हो गया है आपके गले में? रुको, मैं जरा बुलबुल डॉक्टर को बुला कर लाती हूँ। फिर मम्मा चिड़िया अपने घर से निकलती है। छोटा कीकी कालू कौवे के ढाबे पर बैठा हुआ था। कालू अंकल, मुझे एक बड़ा वाला अंडा बर्गर देना। पैसे? पहले मैं पैसे लूंगा तुमसे। कीकी बर्गर के पैसे कालू कौवे को देता है। फिर कालू कौवा बदले में अंडे वाला बर्गर कीकी को दे देता है। कीकी वो बर्गर लेकर नदी किनारे चला जाता है। वो आराम से और मजे मजे से वो बर्गर खाने लग जाता है। कीकी जैसे ही बर्गर खत्म करता है तो उसको खांसी लग जाती है। मुझे तो खांसी लग गई है। मेरा गला दुख रहा है। मुझे जल्दी से घर जाना होगा। कीकी वहाँ से तुरंत उड़ता है और अपने घर चला जाता है। कालू वो टोमेटो केचप फिर से खत्म हो गई है। अरे केमिकल मिलाओ, लाल रंग डालो, अच्छी टोमेटो केचप तैयार हो जाएगी। कालू, मुनाफा तो हमें खूब हो रहा है, पर जब पक्षियों को पता चलेगा कि हम केमिकल वाला केचप इस्तेमाल करते हैं तो वो हमें बहुत मारेंगे। गोरी, किसी को मालूम नहीं होगा, किसी को क्या पता कि हम केचप कैसे तैयार करते हैं। मम्मा मेरा गला बहुत दुख रहा है। मैंने एक कबूतर अंकल से बर्गर लिया। बर्गर खाने के बाद मेरा गला बहुत खराब हो गया। कबूतर जी, मैंने आपको पहले भी कहा है कि उन कौवों के बर्गर खाने से जंगल के सारे पक्षियों के बच्चे बीमार पड़ रहे हैं, पर आप मेरी सुनते कहाँ हैं। मम्मा गला बहुत दुख रहा है। तुम परेशान मत हो, मैं अभी बुलबुल डॉक्टर के पास जाता हूँ और कीकी के गले की दवा लेकर आता हूँ। कबूतर जब अपने घर से निकलता है तो उसको रास्ते में चिड़िया मिल जाती है। चिड़िया बहन, तुम कहाँ जा रही हो? क्या बताऊँ कबूतर भैया, मेरी गुड़िया के गले में बहुत दर्द है। वो कब से रो रही है कि मम्मा दवा ला दो। मैं बुलबुल डॉक्टर के पास उसकी दवा लेने जा रही हूँ। गले में तो मेरे कीकी के भी बहुत दर्द है। उसने कालू से एक बर्गर लेकर खाया, उसके बाद उसका गला बहुत खराब हो गया। हाँ, मेरी गुड़िया ने भी कल बर्गर लेकर खाया था। इसका मतलब है कि वो कौवे अपने बर्गर में कुछ ऐसा मिला रहे हैं जिससे छोटे पक्षियों के गले खराब हो रहे हैं। कबूतर भैया, हमें जल्दी से बुलबुल के पास जाना चाहिए। बुलबुल ही हमें कोई ना कोई इसका हल बताएगी। तोता पहले ही अपने बच्चे को बुलबुल के पास लेकर आया हुआ था। नहीं पापा, मुझे टीका नहीं लगवाना। मैं नहीं लगवाऊंगा, लेकिन मैं बर्गर भी नहीं खाऊंगा। मेरा गला बर्गर से खराब हुआ है। बेटा, तुम सारी रात सो नहीं पाए हो। दर्द से ऐसे आराम नहीं आएगा, तुम्हें टीका लगवाना ही पड़ेगा। तोते, अच्छा आपका बच्चा इंजेक्शन नहीं लगवा रहा तो मैं इसको शरबत दे देती हूँ। शरबत पीकर ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा। फिर चिड़िया मिठू तोते से बात करने लगती है। तोते भैया, आपके बेटे के भी गले में दर्द है क्या? क्या आपके बेटे ने भी बर्गर खाया था? हाँ चिड़िया, उन दुष्ट कौवों ने पता नहीं क्या मिला दिया उस बर्गर में। जैसे ही मेरे बेटे ने बर्गर खाया तो उसके गले में दर्द शुरू हो गया। देखो पक्षियों, अगर तुमने अपने बच्चों का ख्याल रखना है तो सबसे पहले उन कौवों पर नजर रखो कि वो क्या मिलाकर खिला रहे हैं आपके बच्चों को। फिर बुलबुल से दवा लेकर सभी पक्षी अपने अपने घरों में चले जाते हैं। कालू कालू कालू, मेरा सुंदर पति कालू, अगर ऐसे ही हमारा धंधा चलता रहा तो मैं कुछ ही दिनों में ढेर सारा मुनाफा जमा कर लूंगी। मैं चाहता हूँ बर्गर तैयार करता हूँ, तुम केमिकल वाला केचप तैयार करके मुझे भिजवा देना।
कालू तुम चिंता ना करो, आज से मैं भी तुम्हारे साथ ठेले पे जाऊंगी। मैं ठेले पे ही केचप तैयार कर लिया करूंगी। फिर कबूतर और चिड़िया एक जगह बैठकर सलाह करते हैं। कबूतर भैया, कौवा और कवि अपने ठेले पर आ गए हैं। तुम छुपकर उन पर नजर रखो कि वो क्या क्या मिलाते हैं। मैं जब तक जंगल के दूसरे पक्षियों को बुला कर लाती हूँ। ये बात ठीक है चिड़िया, अगर कभी कुछ भी ऐसा वैसा मिला रहे होंगे तो फिर हम उनको जंगल से निकाल कर ही दम लेंगे। फिर कबूतर ऊपर पेड़ की डाल पर छुपकर बैठ जाता है, कौवों को देखने लग जाता है। गोरी, ये तो सारा मेरे मामा जी का कमाल है, जिसने हमें केमिकल वाले केचप का तरीका बता दिया और हमारे पैसे बहुत बच रहे हैं। ये बात कबूतर सुन लेता है। तो ये बात है, ये इस तरह हमारे बच्चों के गले खराब कर रहा है। कालू कालू कहाँ है केमिकल? मैं जल्दी से केचप तैयार कर लेती हूँ। फिर कबूतर तुरंत वहाँ आ जाता है। वो गोरी से केमिकल वाली बोतल छीन लेता है। दुष्ट कौवो, तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम हमारे बच्चों की जिंदगियों से खेल रहे हो। हम छोड़ेंगे नहीं तुम्हें। चलो एक गंदी आंखों वाले कबूतर, मेरी बोतल वापस कर। हम 2 पति पत्नी हैं और तुम एक। मार मार के तुझे बंदर बना देंगे। चिड़िया उधर अपने सारे दोस्तों को लेकर पहुंच जाती है। कबूतर अकेला नहीं है। गोरी कवि हम इस बुरे काम को रोकने के लिए इसके साथ हैं। भाग भाग गोरी, जल्दी से भाग। कौवा और कवि वहाँ से भागने लगते हैं, पर सारे पक्षी उन दोनों को पकड़कर खूब मारते हैं। सारे पक्षी उनको मार मार कर जंगल से भी निकाल देते हैं। ऐसे कौवों को उनके बुरे काम की बुरी सजा मिलती है। दूर किसी जंगल में एक चिड़िया तिनकों के घोंसले में रहती थी। उसके घोंसले में 2 छोटे छोटे अंडे भी थे। चिड़िया सारा दिन अपने अंडे की रक्षा किया करती। जैसे ही शाम होती, चिड़िया इधर उधर देखकर अपने घोंसले से बाहर निकल जाती। वो अपने दाने की खोज शाम में ही किया करती थी। जिस पेड़ पर चिड़िया का घोंसला था, उसी पेड़ के नीचे झाड़ियों में एक कौवा अपना घोंसला बनाकर बैठा हुआ था। जब चिड़िया अपना दाना लेकर आ रही थी तो उसका ध्यान कौवे पर जाता है। ये कौवा कहाँ से आ गया? सुना है कि कौवे पक्षियों के अंडे भी पीते हैं। कहीं ये कौवा मेरे अंडे ही ना पी जाए। चिड़िया ये सोचकर कौवे के पास जाती है। कौवे भैया, इस जंगल में बड़े बड़े और ऊंचे ऊंचे बहुत सारे पेड़ हैं, मगर आप नीचे इन झाड़ियों में क्यों बैठे हुए हो? हाँ चिड़िया, पहले भी मैं ऊंचे ऊंचे पेड़ पर रहता था, पर एक दिन मैं सोया हुआ था। मैंने जैसे नींद में करवट बदली तो मैं नीचे गिर गया। बस चिड़िया, मैं तब से ऊपर रहने में बहुत डर लगता है। कौवे भैया, तुम खाते क्या हो? मेरा मतलब है दाना खाते हो या फिर कुछ और भी खाने का मन करता है तुम्हारा? मैं मकई का दाना बहुत शौक से खाता हूँ। चिड़िया चली जाती है। वो अपने घोंसले से मकई के कुछ दाने उठाती है। वो मकई का दाना कौवे को ला कर देती है। चलिए कौवे भैया, आप ये मकई का दाना खा लें। चिड़िया, मैंने कुछ देर पहले ही नाश्ता किया है, मैं थोड़ी देर बाद खा लूंगा ये मकई का दाना। चिड़िया वो दाने देकर वहाँ से चली जाती है और कौवा वो मकई के दाने बाहर फेंक देता है। मैं ये सूखे दाने खाने नहीं आया, बल्कि मैं तुम्हारे नरम नरम और गरम गरम अंडे पीने आया हूँ। अभी कौवे को रहते हुए वहाँ पर 2 दिन ही हुए थे, एक लोमड़ी चलती हुई आ जाती है। लोमड़ी, तुम यहाँ क्या करने आई हो? कौवे, मैं तो ये सोच कर आई हूँ कि जब चिड़िया के अंडों से बच्चे निकलेंगे तो वो नरम नरम बच्चे मैं खा लूंगी। अरे मैं तो 2-4 दिन में वो अंडे पीने वाला हूँ। जब मैं कच्चे अंडे पी जाऊंगा तो बच्चे कहाँ से निकलेंगे? मैं रक्षा करूंगी उन अंडों की। अगर तुमने वो अंडे पीने की कोशिश की तो मैं तुम्हें भी मार डालूंगी। लोमड़ी की बातें सुनकर कौवा तो बहुत परेशान हो जाता है। पहले कौवा था, अब तो लोमड़ी भी आ गई है। न जाने कि यहाँ पर क्या बातें कर रहे हैं। मेरे अंडों के पीछे तो नहीं आए होंगे ना? ठीक है लोमड़ी मौसी, मैं भी चिड़िया का एक बच्चा खा लूंगा, परंतु उसके लिए हमें इंतजार करना होगा, अपने पेट को सुलाना होगा।
फिर अगले दिन चिड़िया अपना दाना लेने चली जाती है। दाने की खोज में चिड़िया बहुत आगे चली जाती है। कितना कितना मजबूर हूँ मैं। सामने चिड़िया के अंडे पड़े हैं, गरम गरम और नरम नरम, परंतु मैं पी नहीं सकता। फिर उसी समय लोमड़ी भी वहाँ पर आ जाती है। अरे मैंने चिड़िया को देखा, वो अपना दाना लेने जा रही थी। फिर मैंने सोचा कहीं उसके अंडे ही ना कोई पी जाए। मैं रक्षा करने आई हूँ उसके अंडों की। तुम चिंता ना करो लोमड़ी मौसी, मैं हूँ ना, मैं उसके अंडों को कुछ नहीं होने दूंगा। फिर ऊपर फजा में उड़ती हुई चील देख लेती है कि इस बड़े पेड़ पर चिड़िया के अंडे हैं। हाँ, चिड़िया के अंडे मैं अभी जाकर उठा लेती हूँ। वो चील जैसे ही अंडों के पास आती है तो कौवा और लोमड़ी झट से पेड़ पर चढ़ जाते हैं। हट जाओ, अगर मुझे रोकने की कोशिश की तो मैं तुम तीनों को मार डालूंगी। नहीं नहीं चील, ऐसा नहीं होने देंगे। हम इतने दिनों से चिड़िया के अंडों से बच्चे निकलने का इंतजार कर रहे हैं। ये अंडे हम तुम्हें नहीं लेके जाने देंगे। तो फिर लड़ने का मन है क्या? आओ आओ लड़ाई कर देते हैं। फिर उसी समय लोमड़ी, कौवा और चील की लड़ाई शुरू हो जाती है। लोमड़ी और कौवा चील को हरा देते हैं। चील भागने पर मजबूर हो जाती है। चिड़िया भी अपना दाना लेकर वहाँ पर पहुँच जाती है। भाग गई वो दुष्ट चील। चिड़िया रानी, वो तुम्हारे अंडे उठाने आई थी। लोमड़ी और कौवा, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया कि तुमने मेरे अंडों को बचा लिया, वरना ये जालिम चील अब तक मेरे मासूम अंडों को पी चुकी होती। चिंता ना करो चिड़िया, जब तक मैं और कौवा हैं तुम्हारे अंडे सुरक्षित रहेंगे। फिर अगली सुबह कौवा और लोमड़ी बातें कर रहे थे। माँ चिड़िया ऊपर अपने अंडों पर बैठी हुई थी। आज मैं इनकी बातें सुनती हूँ, ये दोनों इतनी देर क्या बातें करते रहते हैं। फिर चिड़िया उनके पास एक पेड़ के पीछे जाकर छुपकर बैठ जाती है। कौवे, अब कितने दिन बाकी हैं? बहुत इंतजार कर लिया है मैंने। थोड़ा सब्र रखो लोमड़ी जी, एक बच्चा तुम्हारा होगा, एक बच्चा मेरा। कल या परसों अंडों से बच्चे निकल ही आएंगे। चिड़िया उनकी बातें सुनकर बहुत परेशान हो जाती है। वो जल्दी से उड़कर अपने घोंसले पर आकर बैठ जाती है। ये दोनों तो मेरे दुश्मन निकले। मैं समझ रही थी कि ये मेरे दोस्त हैं। इन्होंने मेरे अंडों की रक्षा इसलिए की ताकि ये मेरे बच्चे खा सके। शाम से पहले पहले चिड़िया के अंडे फूट जाते हैं। उनमें से 2 सुंदर सुंदर बच्चे निकल आते हैं। मेरे सुंदर बच्चों, मुझे आपको बचाना है उस दुष्ट कौवे से और जालिम लोमड़ी से। मैं कैसे बचा पाऊंगी? मेरे बच्चे तो अभी उड़ भी नहीं सकते। किसी तरह कुछ दिन यहाँ पर गुजारने होंगे, फिर अपने बच्चों को लेकर यहाँ से चली जाऊंगी। चिड़िया कौवे और लोमड़ी के पास जाती है। कौवे और लोमड़ी, तुम मेरे बच्चों का बहुत ख्याल रखना। मैं अपने बेटे के लिए एक सुंदर सी चिड़िया देखने जा रही हूँ। मैं कुछ ही दिनों में अपने बेटे की शादी कर दूंगी और अगले ही कुछ दिनों में उसके अंडे होंगे और मेरा पूरा परिवार बन जाएगा। चिड़िया, तुम्हारा बेटा तो अभी बहुत छोटा है, तुम उसकी शादी कैसे करोगी? हाँ कौवे भैया, पर मेरा अभी मन कर रहा है कि मैं दादी बन जाऊं। दादी बनने के लिए बेटे की शादी करना बहुत जरूरी है। मैं अपने बेटे के छोटे छोटे अंडे देखना चाहती हूँ। चिड़िया कौवे और लोमड़ी को ये बात बताकर अपना दाना लेने चली जाती। बेआसरा बूढ़ी चील अपने घोंसले में सोई पड़ी थी। अब कोई भी जंगल का पक्षी उसके पास नहीं जाता था। उसका एक छोटा सा बच्चा भी था। जंगल के सारे पक्षी उससे डरते थे क्योंकि उसने अपनी जवानी में बहुत सारे पक्षियों का मांस खाया था। तोते भैया, मैंने आज भी देखा है वो बूढ़ी चील अकेली घोंसले में पड़ी थी। कोई भी उसकी मदद करने नहीं जा रहा। उसका छोटा सा बच्चा वो भी वहीं बैठा था। वो तो बच्चा भी मर जाएगा अगर उसकी माँ को कुछ हुआ तो। हमें चाहिए कि हम उस चील की मदद करें। मैं तो कभी भी ना जाऊं। देखो रानो, मुझे तो वो दिन अभी भी याद है जब उस चील ने मेरे पिताजी को नोच नोच के खाया था। मेरे लिए मरती है तो मर जाए। मैं जानती हूँ कि वो बहुत बुरी है। उसने जवानी में बहुत बुरे काम किए हैं, पर अब वो मुश्किल में है। मुश्किल के समय हमें हर किसी की मदद करनी चाहिए।
जब कोई भी चिड़िया की बात नहीं मानता तो चिड़िया एक टोकरी लेती है, उसमें कुछ दाने और मीठे फल डालती है और उस बूढ़ी चील के घोंसले तक पहुंच जाती है। मैं जानती हूँ चील दी कि आप बहुत भूखी हैं। आपका छोटा सा बच्चा ये भी बहुत भूखा है। मांस तो मैं ला नहीं सकती, लेकिन ये कुछ दाने और मीठे फल लाई हूँ। चिड़िया रानी, मैं ये हमेशा याद रखूंगी कि तुमने मेरी मदद की और मेरे बच्चे को भूख से मरने से बचाया। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। चिड़िया वो दाना देकर वहाँ से चली जाती है। फिर उस दिन के बाद चिड़िया जब भी अपना भोजन लेने जाती, आधा भोजन चील को देती और आधा अपने बेटे कुकू के लिए घर ले आती थी। कुछ ही दिनों में चील का बच्चा बड़ा हो गया, वो भी उड़ना सीख गया था। चील माँ जी, मैं आपके लिए बहुत खुश हूँ। आज मैंने देखा कि आपका बेटा उड़ना सीख गया है। चीलू अब तो बड़ा हो गया है माँ जी। चिड़िया बेटी, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। अगर तुम हमारी मदद ना करती तो मेरा बेटा चीलू कब का मर गया होता। देखो अब कितनी ऊंची ऊंची उड़ान ले रहा है मेरा चीलू। इतने में चील का बेटा चीलू उड़ते उड़ते अपने घोंसले तक आ जाता है और चिड़िया आंटी से बात करने लगता है। चिड़िया आंटी, मैं बहुत उदास हूँ। मेरा कोई दोस्त नहीं है। सब पक्षी अपने दोस्तों के साथ उड़ते हैं, खेलते हैं, बाहर जाते हैं, पर मैं आसमान में अकेला उड़ उड़ के थक गया हूँ। मेरा कब तक कोई दोस्त नहीं बनेगा। मैं अब अकेला नहीं रह सकता। चीलू बेटा, आपको उदास होने की जरूरत नहीं है। मेरा एक बेटा है, कुकू। कुकू नाम है उसका। मैं उसको कल अपने साथ ले आऊंगी। वो करेगा आपसे दोस्ती और खेलेगा भी सही। चिड़िया अपने घर चली जाती है। शाम के बाद वो बूढ़ी चील भी मर जाती है। उसका बेटा चीलू अपनी माँ के साथ बैठा रो रहा था। चीलू बड़ा तो हो गया था, परंतु इतना बड़ा भी नहीं हुआ था कि वो अपनी माँ के मरने का दुख सह सकता। चीलू सारी रात अपनी माँ के साथ बैठा रोता रहता है। कुकू बेटा, आज आप मेरे साथ चलो। मैं आपको आपके नए दोस्त से मिलवाती हूँ। मेरा दोस्त? मगर वो कहाँ है मम्मा? मैंने तो आज तक अपना कोई दोस्त नहीं देखा। कुकू बेटा, तुम जल्दी से मेरे साथ चलो। तुम्हारा दोस्त तुम्हारा इंतजार कर रहा होगा। फिर मम्मा चिड़िया अपने बेटे कुकू को साथ लेती है और चीलू के घोंसले तक पहुंच जाती है। वहां जाकर देखती है तो चील मर चुकी थी। उसका बेटा बैठा हुआ रो रहा था। चीलू बेटा, मत रो। अब तुम्हारी मम्मा कभी लौट कर नहीं आएगी। वो तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर चली गई है। चिड़िया आंटी, मम्मा ने मरने से पहले कहा था कि चिड़िया को कह देना कि वो मुझे कभी छोड़कर ना जाए, वरना मैं अकेला नहीं रह पाऊंगा। चीलू बेटा, मैं हमेशा आपके पास रहूंगी। आज से आप मेरे घर रहेंगे। और चीलू, हम दोनों एक साथ खेलने जाया करेंगे, जंगल में घूमा करेंगे। तुम भी उड़ते हो, मैं भी उड़ सकता हूँ। ऐसे मम्मा चिड़िया चीलू, कुकू इन दोनों को साथ लेकर घर चली जाती है। कोलू, पता भी है कि वो छोटी चिड़िया कहाँ से पता नहीं चील का बच्चा उठा के ले आई है। वो इतना भी छोटा नहीं है कि शिकार ना कर सके। मुझे तो ये शाम सवेर डर खाए जा रहा है, कहीं वो चील का बच्चा मेरे जग्गू को ही ना खा जाए। मैं आज ही जाके चिड़िया से बात करता हूँ। वो इस चील के बच्चे को घर से निकालेगी। कुकू बेटा, आप जाओ और अपने भाई चीलू को जंगल की सैर करवा कर लाओ। इसका थोड़ा सा दिल बहल जाएगा। फिर कुकू और चीलू जंगल घूमने चले जाते हैं। कालू कौवा चिड़िया के पास आता है। चिड़िया अपने घर के बाहर एक पेड़ की डाल पर बैठी हुई थी। चिड़िया, मैं तुम्हें आज रात का समय दे रहा हूँ कि उस चील के बच्चे को घर से निकाल दो। अगर तुमने ना निकाला तो फिर किसी न किसी पक्षी को ये खा जाएगा और उस पक्षी की मौत की जिम्मेदार तुम ही होगी। कालू भैया, वो एक छोटा सा बच्चा है। मैंने उसको माँ की तरह पाला है और वो मुझे माँ की नज़र से देखता है। वो मांस भी नहीं खाता, हमारी तरह सूखा दाना ही खाता है। आदत कभी नहीं छूटती।
जो कहा है वो करो, वरना चिड़िया तुम मुझे अच्छी तरह से जानती हो, मैं तुम्हारे साथ क्या क्या करूँगा। फिर चिड़िया कौवे की धमकी से डर जाती है। वो फिर कौवे से कहती है, ठीक है, मैं बता दूंगी उसको कि मैं उसको मजीद नहीं रख सकती, वो चला जाएगा यहाँ से। नदी के पास कुकू और चीलू बैठे हुए थे। मम्मा चिड़िया रोते हुए वहाँ आती है और वहाँ बात करने लगती है। मम्मा मम्मा क्या हुआ आपको, आप क्यों रो रही हैं? माँ, क्या आप किसी वजह से परेशान हैं? मुझे बताएं, मैं वो परेशानी आपकी हल कर देता हूँ। चीलू बेटा, आज मेरे पास जंगल का सबसे बुरा पक्षी कालू कौवा आया था। वो मुझे कह कर गया है कि मैं आपको घर से निकाल दूं, वरना वो मेरे साथ बहुत बुरा करेगा। मैं बहुत मजबूर हूँ चीलू बेटा, मैं क्या करूँ? मम्मा, आप मेरी वजह से परेशान मत हो, मैं जा रहा हूँ। मेरी माँ की आंखों में आंसू ना पड़े, मैं वहीं अपने घोंसले में जाकर रहूँगा। आप मुझसे मिलने वहीं आती रहना। मम्मा मम्मा, मैं चीलू के बिना नहीं रह सकता। कुकू बेटा, मैं कैसे दूसरे पक्षियों के साथ दुश्मनी मोल लूं? बस हमें इस पक्षियों के साथ वैसे रहना है जैसे ये चाहते हैं। चीलू वापस चला जाता है। मम्मा चिड़िया और कुकू उदासपन के साथ अपने घर आ जाते हैं। चीलू जाकर अपने घोंसले में लेट जाता है। वो सारी रात सो नहीं पाता, वो उदास रहता है। उसको आज पता चलता है कि उसकी माँ मर गई है, क्योंकि चिड़िया ने तो उसको अपनी माँ की तरह पाला था। ऐसे ही कुछ दिन गुजरते गए। फिर 5 दिनों के बाद कालू कौवे का बेटा जग्गू, कबूतर का बेटा कीकी और मिठू तोते का बेटा छोटा तोता बाहर खेलते खेलते पहाड़ों की ओर चले जाते हैं। वो तीनों वहाँ पर बैठे बातें कर रहे थे कि वहाँ पर आवारा 2 उल्लू आ जाते हैं। भाई भाई, इन छोटे पक्षियों के पैसे तो हमें ज्यादा मिलेंगे, क्या ख्याल है आपका? अगर हम इनको पकड़ कर ले जाते हैं तो हमारी जिंदगी आसान हो जाएगी, ना जाने कितनी कितनी मुश्किलें खत्म हो जाएंगी। भाई, हम इनमें से एक तो बच्चा बेच देंगे और बाकियों से काम करवाएंगे। उम्र भर के लिए मुफ्त के नौकर मिल जाएंगे भाई हमको। ऐसे वो 2 उल्लू आपस में बातें करते हैं। उड़ते हुए उन तीनों पक्षियों के बच्चों के पास आ जाते हैं। उन पर एक मजबूत जाल डाल देते हैं। चीलू भी ये सब बैठा कुछ ही फासले पर देख रहा था। चीलू तुरंत उड़ते हुए वहाँ पर आ जाता है। अगर तुम अपनी जान चाहते हो तो इन बच्चों को छोड़ दो, वरना मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। चील और उल्लू तो दोस्त होते हैं। अरे हम भी दोस्त हैं। तुम्हारा काम है पक्षियों को खाना और हमारा काम है इनको बेचना और इनको अपना नौकर बनाना। तुम इन पक्षियों में से एक पक्षी ले सकते हो। चीलू आगे बढ़ता है। उन तीनों की आपस में लड़ाई शुरू हो जाती है। कुछ ही समय में चीलू उनको ऐसी चोंचे मारता है कि उल्लू डर के मारे वहाँ से भाग जाते हैं। दोस्त, अगर तुम आज हमारी जान ना बचाते तो ये उल्लू सारी जिंदगी हमें नौकर बना कर रखते। हाँ दोस्त, पर मैं जो कुछ भी कर लूँ सब यही समझते हैं कि मैं एक मांस खाने वाला पक्षी हूँ। मैं कभी दूसरे पक्षियों के साथ दोस्ती नहीं कर सकता। फिर वहाँ पर उड़ते हुए गोरी कौवी और कालू कौवा आ जाते हैं। चीलू बेटा, हमें माफ कर दो। हमें आज पता चल गया है कि तुम हमारे बच्चों के दुश्मन नहीं हो, इनके दोस्त हो और तुम मांस नहीं खाते हो। चलो चीलू बेटा, हम तुम्हें लेने आए हैं। ऐसे सारे पक्षी जंगल वापस चले जाते हैं। चिड़िया माँ अपने बेटे चीलू को देखकर बहुत खुश थी। चीलू जल्दी से अपनी माँ के पास जाता है और अपनी माँ के गले लग जाता है। फिर चीलू अपनी माँ चिड़िया के साथ रहने लग जाता है और वो सारा जीवन अपना खुशियों भरा गुजारते हैं। घने जंगल में पेड़ों के दरमियान कौवा और कौवी ने आग जलाई हुई थी। रानो चिड़िया भी वहाँ आ जाती है। कौवा और कौवी, क्या आपको पता नहीं है कि जंगल में आग नहीं लगाते? कोई भी सुलगती हुई चिंगारी दूर चली जाए तो पूरे जंगल में आग लग सकती है। हम दोनों पति पत्नी यहाँ बैठकर चाय बना रहे हैं और तू जो हमें ऑर्डर देने आई है, तू इस जंगल की मालकिन है क्या?
दुष्ट कौवो, हम सब मालिक हैं इस जंगल के। अगर ये जंगल ना हो तो हम सब मर जाएंगे। हमारा जीवन इसी जंगल से ही मुमकिन है। हमें ज्यादा भाषण देने की जरूरत नहीं है, चल भाग यहाँ से। चिड़िया अपना फर्ज पूरा करती है, कौवा और कवि को बुराई से रोककर। फिर वो अपना दाना लेने के लिए जंगल की ओर चली जाती है। फिर कौवा और कवि अपनी अपनी चाय पीते हैं। आग बुझाए बिना वहाँ से चले जाते हैं। जंगल में हवा चलने लगती है। हवा से एक सुलगती हुई चिंगारी सूखे पेड़ की ओर जाती है और उस पेड़ को आग लगने लग जाती है। साथ ही अमरूद का हरा भरा पेड़ था, जो कि साथ वाले पेड़ को जलता देखकर चीखने लग जाता है। बचाओ बचाओ, मुझे कोई तो बचाओ, मेरे फल अभी हरे भरे हैं। बचाओ बचाओ, मुझे कोई तो बचाओ, बचा लो, मैं आपको मीठे फल देने वाला पेड़ हूँ, मुझे आग लगने से बचा लो। साथ आम वाले पेड़ पर मैना का घोंसला था। मैना के दो छोटे छोटे बच्चे भी घोंसले में बैठे हुए थे। आग जलती देखकर मैना परेशान हो जाती है। अगर ये आग बढ़ती रही, ये तो मेरे बच्चों के घोंसले को भी लग जाएगी। हाँ, मुझे कहीं जाना होगा, इस आग को बुझाना होगा। फिर मैना नदी के पास जाती है, पानी का मटका भरती है और जाकर आग पे डाल देती है। आग तो बहुत ज्यादा बढ़ चुकी थी। एक मटके का काम नहीं था उस आग को बुझा देना। बढ़ते बढ़ते आग हरे भरे अमरूद के पेड़ को लग जाती है और वो पेड़ जलकर राख हो जाता है। परेशानी में मैना रानू चिड़िया के घर जाती है। चिड़िया चिड़िया, मेरी मदद करो, जंगल में आग लग गई है और वो आग सारे पेड़ों को जलाकर राख बना रही है। वो बड़ा अमरूद का पेड़ हरा भरा वो भी जल चुका है। आग तेजी से मेरे घोंसले की ओर आ रही है, मेरे साथ चलो और वो आग बुझाने में मेरी मदद करो। मैंने मना किया था उन कौवों को कि जंगल में आग ना लगाओ, पर उन्होंने मेरी एक बात भी नहीं मानी। चलो हम चलते हैं। चिड़िया अपना मटका साथ लेकर जाती है और वो नदी से पानी लेती है, उस आग पर डालने चली जाती है। चिड़िया, रानो, जल्दी से यहाँ भी डालो, ये आग सीधा मेरे पेड़ की तरफ जा रही है। हाँ, मेरे छोटे छोटे बच्चे कैसे इस तपिश को बर्दाश्त कर रहे होंगे, कहीं उनके पंख ना जल जाएं। मैना, ये आग बुझने वाली नहीं है, जल्दी से अपना घोंसला उठाओ और अपने बच्चों को बाहर ले आओ। उस आग ने तो मिनटों में ही जंगल को अपनी लपेट में ले लिया था। मैना उस आग से गुजरकर अपने घोंसले की तरफ जाती है। मेरे छोटे छोटे सुंदर बच्चे, जल्दी से अपनी मम्मा की पीठ पर चढ़ जाओ, वरना ये आग सब खत्म कर देगी, जलाकर राख कर देगी। जल्दी चलो, हमें यहाँ से जल्दी जाना है। मैना के बच्चे जल्दी से जंप लगाकर अपनी मम्मा की पीठ पर बैठ जाते हैं। मैना आग से बाहर आती है, सुरक्षित अपने बच्चों को लेकर वो बाहर बहुत खुश थी। रानू, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। अगर तुम मुझे ना कहती तो शायद मैं अंदर नहीं जा पाती। मेरे बच्चे बच गए हैं, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, बस मेरे बच्चे मेरे पास हैं। कबूतर चाचा अपनी दुकान पर बैठा हुआ था, फिर उसको धुआं उठता दिखाई देता है। मिठू तोता कबूतर चाचा की दुकान से कुछ सौदे लेने गया हुआ था। कबूतर सामने देखो, इतनी आग जल रही है, लगता है जंगल में आग लग गई है। हाँ, ये बढ़ता हुआ धुआं यही बता रहा है कि जंगल में आग लग गई है, हमें जलकर बुझाना होगा। फिर कबूतर और मिठू तोता उस आग की ओर चलते हैं। आग तो बढ़ती जा रही थी, जितना पानी डाला जाता आग वैसे ही भड़क उठती थी। आग का काला काला धुआं बादलों को भी परेशान कर रहा था। मिठू तोता और कबूतर वहाँ पर पहुँच जाते हैं। रानो, ये आग तो बुझने वाली नहीं है, ये तो मिनटों में हमारे घरों को भी जला देगी। हमें यहाँ से जाना होगा और ये जंगल छोड़ना होगा। दुष्ट कौवे, गंदे कौवे हमेशा यही काम करते हैं, दूसरों को ही तंग करते हैं, खुद आराम से अपने घर में बैठे हैं। क्या हो जाता अगर वो जंगल में आग ना लगाते? किया भी था उनको मना कि ऐसा मत करो, उन्होंने मेरी एक भी नहीं सुनी। फिर रानो चिड़िया, कबूतर और मिठू तोता अपना सामान बांधते हैं। मैना अपने बच्चों को उठाती है और वो कौवा और कवरी के घर जाते हैं। गोरी बहन, जल्दी से दरवाजा खोलो जल्दी से। रानो चिड़िया उसके घर का दरवाजा बजाती है।
चिड़िया, दरवाजा तोड़ोगी क्या? बोलो, क्या मुसीबत है तुम्हें? दुष्ट कौवा और कवि, तुमको जंगल में भड़कती हुई आग दिखाई नहीं देती क्या? अब जब जंगल में आग लग गई है तो क्या हम एक माचिस की तीली अपने घोंसले में भी सुलगा दें? हमारा घर सुरक्षित है, हमें कुछ न कहो, सोने दो हमें। ठीक है, हम तो यही बताने आए थे कि हम लोग जंगल छोड़कर जा रहे हैं। अगर आप लोगों ने हमारे साथ चलना है तो आ जाएं, क्योंकि कुछ ही मिनटों में आग की लपेट में सारा जंगल होगा। आग? आग तो इतनी दूर है, मेरा घर तो यहाँ सुरक्षित है। मेरे घर तक आते आते आग भी बुझ जाएगी। मैंने नहीं जाना किसी दूसरे जंगल, हम यहाँ पर ठीक हैं। गौरी कवि जिद कर जाती है और अपने घर का दरवाजा बंद कर देती है। चलो दोस्तों, कहना तो हमारा हक बनता था, हमारा फर्ज था कि हम उनको बचाएं। चलो अब हम अपनी मंजिल को चलते हैं। फिर वो सब उड़ते उड़ते शाम में दूसरे जंगल पहुंच जाते हैं। वो सभी पक्षी दूसरे जंगल पहुंचकर एक पेड़ की डाल पर बैठ जाते हैं। वो जंगल को नहीं जानते थे, ना ही उनके पास रहने के लिए कोई घर था। एक तितली उड़ते हुए उनके पास आती है। क्या आप इस जंगल में नए आए हो? हाँ जी सुंदर तितली, हम इस जंगल में नए आए हैं। हमारे जंगल में आग लग गई है, परंतु इधर भी तो हमारा कोई घर नहीं है। घर बनाने में हमें समय लगेगा। घर बनाने में समय क्यों लगेगा? अरे झरने के पास जाओगे तो वहाँ मशरूम्स के घर हैं। तुम उन मशरूम्स के घर में रह सकती हो, वो बहुत सुरक्षित है, बारिश में भी नहीं टूटते। फिर सारे पक्षी उड़ते हुए झरने के पास जाते हैं। उधर मशरूम्स के घर देखकर खुश हो जाते हैं। सभी एक एक घर अपना चुन लेते हैं और उस घर के अंदर अपना सारा सामान रख देते हैं। उधर गौरी और कालू आराम से अपने घर में बैठे हुए थे। गौरी, अगर आग हमारे घर तक आ जाए तो फिर हम कहाँ जाएंगे? कालू, आग की छोड़ो, मुझे तो इस बात की खुशी है, अब तो सारा का सारा जंगल हमारा है। इसका दाना, इसके मीठे फल, सारे पेड़ हमारे हैं। हम ही मजे करेंगे इस जंगल में। शुक्र से वो सारे के सारे पक्षी यहाँ से चले गए। गौरी, मुझे तो भूख लग रही है, अब आग है तो मैं कहाँ जाऊँ दाना लेने के लिए? कालू, मैं दूसरे पक्षियों के घरों में जाकर देखती हूँ, जरूर उन्होंने कोई ना कोई दाना तो रखा होगा ना। फिर गौरी कवि मिठू तोते के घर जाती है, जो कि आग लगने से जलकर भस्म हो चुका था। फिर गौरी कवि चिड़िया के घर जाती है। वाह वाह चिड़िया, इतना सारा दाना, ये चिड़िया तो बड़ी मेहनती है, चलो इसका दाना मैं खा लेती हूँ। वैसे बड़ी ही कोई पागल चिड़िया है, जाते जाते अपना दाना भी नहीं लेके गई। फिर गौरी कवि चिड़िया का रखा हुआ दाना खाने लग जाती है, बाकी बचा हुआ दाना अपने घर ले जाती है। कालू कौवा ऐसे ही दूसरे पक्षियों के घर फिरता है, सारे पक्षियों के घर का दाना लेकर अपने घर आ जाता है। कालू, हमारे तो मजे ही हो गए, इतना सारा भोजन मैंने अपने जीवन में पहली बार ही देखा है। गौरी, अब ये दाना तो हमें पूरा साल काफी है, अरे खाएंगे और मजे से सो जाएंगे। कालू, मैं कल ही जाकर अपनी माँ को बुला लाती हूँ, मेरी माँ भी 3-4 दिन मुफ्त का दाना खा लेगी। हाँ, तुम अपनी माँ को बुला लो और मैं अपने मामा जी को, मेरा मामा जी भी मुफ्त का दाना खा लेगा। ऐसे बातें करते हुए दोनों पति पत्नी सो जाते हैं। आग रात तक नहीं बुझती, बल्कि वो बढ़ती चली जाती है। एक आग की चिंगारी गौरी और कालू के घर पे पड़ती है। गौरी और कालू के घर की छत तो तिनकों की बनी हुई थी। उनका घर तो बहुत जल्द आग की लपेट में आ जाता है। गौरी और कालू वहीं सोए सोए जल जाते हैं। इसलिए प्यारे दोस्तों, हमें सोच समझकर आग जलानी चाहिए। गौरी और कालू अपनी जलाई हुई आग में जल गए हैं। इस तरह गौरी और कालू को अपने किए की सजा मिलती है, वो अपनी जलाई हुई आग में ही जलकर मर जाते हैं।